हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप डेटा साइंस जो है वो लर्न करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप कैसे सीख सकते हैं। देखें, उसका एक सबसे आसान हल जो है ना वो तो यही है कि आप किसी प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कर लें, जैसा कि हम बाकी डिग्रीज़ वगैरह जो है वो करते हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स के ऊपर मैं इतना एम्फसाइज़ नहीं करता, क्योंकि अगर तो आप रियली उसको दिल से सीखना चाहते हैं चीज़ को, फिर ठीक है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कि सर्टिफिकेशन से आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं। बाकी अदरवाइज़ जो है, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक रिगोरस ट्रेनिंग होती है आपकी, और वो आपको एक अच्छे तरीके से जो है कंटेंट होता है, उसमें कोर्स होता है प्रॉपर, तो आप उसके थ्रू गुज़रते हैं तो आप चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो ये एक मेन मतलब कि सलूशन है इस चीज़ का कि अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, बेसिकली गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन डिग्री प्रोग्राम। अब कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी डिफरेंट डिग्रीज़ में एनरोल्ड हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर है, मेडिसन है, इंजीनियरिंग है और फार्मास्यूटिकल्स है। तो वो डेटा साइंस कैसे सीख सकते हैं? मुझे अक्सर जो है लोग मेरे फील्ड से या अदर अप्लाइड फील्ड से वो कांटेक्ट करते रहते हैं और वो ये क्वेश्चन जो है वो थ्रो करते हैं कि सर, मतलब कि हम तो इस XYZ फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम डेटा साइंस जो है वो कैसे सीख सकते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स जो है वो आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। देखिए, अगर आप लोग अप्लाइड साइंसेस से हैं, अप्लाइड फील्ड्स से हैं, तो आप डेटा साइंस बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उसमें जस्ट आपको करना ये है कि आपको देखना है कि अगर आपके फील्ड में, और जो कि आई एम श्योर कि आपके फील्ड में अगर कहीं पे डेटा आर्काइव हो रहा है या कोई बिग डेटा जिसे कहते हैं, और कोई भी उसको एनालाइज नहीं कर रहा, या आप एक ऐसे क्वेश्चंस ले आते हैं कि जिनको आंसर करने के लिए आपको बिग डेटा चाहिए। अब बिग डेटा कैसे बिग डेटा बनता है? मिसाल के तौर पर डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लोकेशंस, वर्ल्ड वाइड लोकेशंस पे कलेक्ट हो रहा है, जैसा कि वेदर डेटा है या पोल्यूशन डेटा है, तो बिज़नेस एनालिटिक्स में चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्शन डेटा हो सकता है, सेलिंग, मार्केटिंग, ये सारे डेटा सेट्स जो हैं ये बिग डेटा सेट्स हैं। आप अपने फील्ड में जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे जो है वो आपको अगर बिग डेटा मिल सकता है, और अगर किसी ने पहले इसको एक्सप्लोर किया या नहीं किया। अब उस डेटा को अगर आप जान चाहते हैं कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल है और किसी ने इसको अभी तक टच नहीं किया, तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएं और उसके फर्दर सब क्वेश्चंस बनाएं। तो उसको कंप्लीट करने तक डेटा एक्विजिशन से डेटा विजुअलाइजेशन और कि रिज़ल्ट्स की जो विजुअलाइजेशन है, और फिर उन रिज़ल्ट्स की कम्युनिकेशन विद योर पीयर्स एंड योर फेलोज़, ये सारा प्रोसेस जो है ये बहुत ही एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, रिगरस होगा। तो इससे आप डेटा जो है साइंस बिल्कुल सीख भी सकते हैं, और यू कैन लाइक एंड अप बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। मिसाल के तौर पर मैं एग्रीकल्चर की एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड स्केल पे, मतलब कि पूरी दुनिया के स्केल पे, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट चेक करना चाहता है क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब वो क्या कर सकता है? वो डिफरेंट जो डेटा आर्काइव्स हैं, लेट्स सपोज के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह के अपने जो कंट्रीज़ हैं इटसेल्फ, उनके बड़े बड़े आर्काइव्स होते हैं, जैसा कि US है, उसका बहुत, US का आपको पता है कि तो साइज़ बहुत बड़ा है और उसका स्केल इतना बड़ा है, और अगर आप जस्ट लाइक US के डेटा पे काम कर लें तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट जो हैं या आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह आप काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या डेटाबेसेस हैं वहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट चेक करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो वो वेदर डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, और उसके बाद जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो मेट ऑफिस से, बल्कि दर्जनों तो वेबसाइट्स बन गई हैं जो कि वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट प्रोजेक्शंस करती हैं, तो इस चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर अब उसमें डेटा क्लीनिंग होगी, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में डिफरेंट फिर क्रॉप्स हैं, उसमें से आप एक जो स्टूडेंट जो है वो एक इंटरेस्ट की जो क्रॉप है वो चूज़ करेगा। लेट्स सपोज के अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो हमारी जो मेन जो स्टेपल फूड है वो वीट है, तो उसको फ़िल्टर आउट करेंगे फर्दर, और फर्दर फिर हम लेट्स सपोज के कहीं पे डेटा अवेलेबल नहीं है, अब फर्दर प्रोजेक्शंस या प्रेडिक्शंस के लिए
आपको उसका जो एरिया अंडर प्रोडक्शन है वो भी चाहिए। अब एरिया अंडर प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे प्लांट हो रही है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास GIS और रिमोट सेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं, जैसा कि सेंटिनल है, लैंडसैट है, US, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे मैपिंग करते हैं अपनी क्रॉप्स की। तो अदरवाइज़ आपको फिर सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करते हुए उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे क्रॉप जो है वो फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन दोज एरियाज़ के व्हाट विल बी द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इट साउंड्स ईजी, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का एक प्लान लेके चलता है तो वो बिल्कुल जो अपने जो मैथमेटिकल है, स्टैटिस्टिकल है, माइंड मैपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स को जब यूज़ करेगा तो उसमें अब वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। मतलब कि आई वर्क विद बोथ R एंड पाइथन, लेकिन मेरी जो कम्युनिटी है वो मोस्टली R पे काम करती है, तो इसलिए मैं पिछले काफ़ी सालों से R पे ही काम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो है इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। अब कोडिंग क्यों ज़रूरी है? कोडिंग आप वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग का एक मेन फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस तरह के टूल्स जो हैं ये ओपन सोर्स हैं, अनलाइक SAS, बोथ पाइथन एंड R दे आर लाइक ओपन सोर्स। और फिर ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेन चीज़ होती है कि लेट्स सपोज इस तरह का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप अकेले लीड नहीं कर सकते, यू शुड हैव लाइक अदर एक्सपर्ट्स इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एज वेल। तो उसमें ऐसा होता है कि आप लोग इकट्ठे काम करते हैं रिमोटली, चाहे आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो अगर एक पर्सन है वो काम कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं उसका कोड देख सकता हूँ कि व्हाट ही डिड टू रीच दोज काइंड ऑफ कंक्लूजन्स एंड रिजल्ट्स। तो कोडिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर मैंने कोड लिखा है तो मेरा कोड कोई भी मेरा दोस्त जो है या मेरा कोलैबोरेटर और पार्टनर जो है वो उसको रन कर सकता है सेम डेटा पे, तो उसको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर ये कीप ट्रैक रखते हैं कि कहाँ पे अगर कल को लेट्स सपोज कि हम अगले 5 साल के बाद भी अगर ये कोड रन करें तो इट शुड रन एक्चुअली मे बी विद अ लिटिल ट्वीक्स। तो ये इनके एडवांटेजेस होते हैं। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एपिडेमियोलॉजी है, प्रिसीजन मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स है और पब्लिक हेल्थ, बायोस्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आ जाती है। तो इन फील्ड से लोग इजीली जो है वो सीख सकते हैं। मेडिकल साइंसेस से है तो आजकल जिस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक CT स्कैन्स होते हैं, तो वहाँ पे डीप लर्निंग के डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आप डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक कैंसर, तो ब्रेन इमेजरी हो सकती है। तो इस तरह के डेटा सेट्स को परखने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए होंगे वो सारे डेटा साइंस में अवेलेबल हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट हार्ड थिंग कि अगर आप इसको इस तरह लेके चलेंगे। मैंने इसको इस तरह ही मतलब कि यूटिलाइज़ किया है, ऑल्दो इट विल टेक टाइम, लेकिन इसमें आपके पास एक डायरेक्शन होगी, आपको पता होगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड, और ये एक बहुत अच्छी एडिशन होगी आपके फील्ड में। अब लेट्स सपोज के मैं 2019 में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, बड़ी मतलब छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी काम था। अब उसमें 99% लोग जो थे वो कंप्यूटर साइंस से थे। जब मैं उन लोगों से मिला, नेटवर्किंग की, थोड़ी सी कम्युनिकेशन की, तो पता चला कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतने अच्छे कंप्यूटेशनल जिसे कोडिंग कहते हैं वो स्किल्स नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं बिकॉज दे आर लाइक एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ फील्ड, सो दे कैन ईजिली गेट हायर्ड। तो आप जैसे भी जहाँ चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जिस मर्ज़ी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ये जो क्रिएटिव स्किल्स हैं आजकल के जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये लाजमी आने चाहिए। और अगर आप इनको हैवीली यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में, आप मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें खुद से सीखते हैं तो इन 2 to 3 years यू विल बी गुड एट दिस काइंड ऑफ स्टफ, और यू कैन कॉल योर सेल्फ डेटा साइंस। और जो फ़ॉरेन में जॉब्स हैं मैंने वो भी देखा है। अब मैं भी बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटेटिव स्किल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, R, पाइथन और इस तरह के अदर जो प्रोग्राम्स हैं अगर आपको आते हैं, GIS है, और तो आपकी बेसिकली आपका स्कोर भी ज़्यादा होता है और आपकी हायर के जो है वो चांसेस भी वो ज़्यादा होते हैं। दीज आर माई फ्यू टिप्स कि दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न डेटा साइंस। आप अपने फील्ड में उसकी एप्लीकेशन देखें और फिर उस एप्लीकेशन को और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बल्कि एप्लीकेशन देखें, एक प्रोजेक्ट खुद से डिज़ाइन करें, और उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और अकम्प्लिश करने के लिए आपको वो सारे स्टेप्स चाहिए होंगे जो कि डेटा साइंस का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट जो है वो आपको डेटा एक्सेस करना है, डेटा रिट्रीव करना है डेटा बेसिस से, उस पर काफ़ी टाइम लगेगा आपका। दूसरा फिर उस डेटा को क्लीन करना है, उस डेटा को क्लीन करने पे भी आपका एक सब्सटेंशियल टाइम लगेगा। उसमें आप अपने खुद से भी कोड लिखने की कोशिश करेंगे, आप
यू विल बिकम लाइक मोर क्रिएटिव व्हेन यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस है, और ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जब आप सभी पूरे डेटा को जब आप एक्सप्लोर करेंगे खुद से यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ, उसमें स्कैटर प्लॉट्स हो सकते हैं, बॉक्स चार्ट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, वगैरह वगैरह, यू नेम इट। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मोस्टली जो प्लॉटिंग है डेटा की वो आ जाएगी। और जब आपने एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस कर लिया है, आपको डेटा के पैटर्न्स और उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका आइडिया हो चुका है, तो रेस्ट इज़ जस्ट लाइक द मैटर ऑफ मिनट्स। इफ़ यू हैव गुड क्वेश्चंस, गुड हाइपोथेसिस, आगे मॉडल्स ऑलरेडी बिल्ड हैं, आपने को मॉडल बिल्ड नहीं करने, आपका प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का है, यू कैन यूज़ एल्गोरिदम्स लाइक और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत पावरफुल टूल है इसका। आपके पास प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम है, यू कैन सिंपली यूज़ लीनियर रिग्रेशन, अगेन रैंडम फॉरेस्ट और स्पोर्ट वेक्टर मशीन एंड अदर काइंड ऑफ लाइक रिग्रेशन टूल्स बेस्ड ऑन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका डेटा जो है वो किस टाइप का है। अब जब डेटा एनालिसिस हो गया, फिर आप इन रिजल्ट्स की विजुअलाइजेशन करेंगे। जो फाइनल आपके चार्ट्स हो गए, वो फाइनल चार्ट्स जो हम मोस्टली जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स के मेन जो होते हैं या टेबल्स होते हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन के हाउ यू इंटरप्रेट दीज फाइंडिंग्स, जब आप वो कर लेंगे तो यू हैव गॉन थ्रू ईच स्टेप विद रिगरस टाइम स्पेंडिंग ऑन इट। तो यू विल बी अ डेटा साइंटिस्ट। आई वुड कॉल यू डेटा साइंटिस्ट इफ़ यू गॉन थ्रू ऑल दिस स्टेप्स, क्योंकि इस सारे को लर्न करने के लिए आप जो टाइम स्पेंड करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी सर्टिफिकेट करना चले जाएँ, अब मेरे ख्याल में मैंने वैसे कभी कोई डेटा साइंस के ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, और मैं खुद अपना, हमारे पास इतना बड़ा डेटा है जो कि गीगाबाइट्स, बल्कि क्या टेराबाइट्स में अब तो है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो तो इतने पिछले 6-7 साल से जो स्किल सीखे उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे नया कुछ सीखने को मिलता है। तो वी नो एक्चुअली वी आर अप टू डेट व्हाट्स गोइंग ऑन, और व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी हैव टू यूज़ टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ बिग और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स टू आंसर आवर क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा, इसके ऊपर भी बात करूंगा हर स्टेप पे, कि डेटा जो है वो कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उसको कैसे रैंगलिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा फील्ड है, बल्कि डेटा रैंगलिंग, डेटा इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दे आर वेरी वेरी बिग फील्ड्स। मेनली डेटा साइंस है ये मोस्टली 80 to 85%, बाकी रेस्ट इज़ वो फिर ऑलरेडी चीज़ें डेवलप्ड हैं। तो लुक इनटू दिस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। और बाकी मैं एक छोटा सा ब्लॉग है मेरा, मीडियम पे भी मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स, तो टाइम मिले तो कभी उसको भी चेक कर लें, मे बी यू गेट इंटरेस्ट। और बाकी खुश रहें, हैव अ गुड डे।